स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जो क्या है आनुवांशिकता व सामान्य आनुवांशिक बीमारियां। इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? आनुवांशिकता या हेरिडिटी और सामान्य आनुवांशिकता से क्या क्या बीमारियां हेरिडिटी से होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कॉमन जेनेटिक डिजीज़ेस। तो ये चैप्टर 3 जो है तुम लोगों का सिलेबस में वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में बोर्ड एग्ज़ाम से तुम लोगों का आता है, इसलिए इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो लास्ट चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन या प्रजनन क्रिया के बारे में पढ़े थे। तो प्रजनन क्रिया क्या देखे थे उसमें कि कोई भी जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, यानी जब भी आदमी का बच्चा होगा तो आदमी ही पैदा होगा, बकरी का बच्चा बकरी होगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता पैदा होगा। मतलब जो भी जीव अपने समान ही संतान को उत्पन्न करता है। तो कैसे माता पिता के गुण जो हैं वो बच्चों में जाते हैं, उनके संतान में जाते हैं, कैसे माता पिता के गुणों का स्थानांतरण उनके बच्चों में होता है, इसके बारे में ही हम लोग खास करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी या आनुवांशिकता किसे कहेंगे? माता पिता के गुणों का उनके संतानों में स्थानांतरण या ट्रांसफ़र होना, जिससे उनके संतान जो हैं वो अपने माता पिता के समान या सदृश दिखते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या हेरिडिटी। समझ में आया? माता पिता के गुणों का उनके बच्चों में स्थानांतरण होना ही क्या है? आनुवांशिकता या हेरिडिटी। और आनुवांशिकता विज्ञान किसको कहते हैं? जेनेटिक्स किसको कहते हैं? तो कैसे, किस प्रकार माता पिता के गुण बच्चों में उनके संतान में स्थानांतरित होते हैं, इसकी क्रिया विधि का अध्ययन करना ही क्या कहते हैं? आनुवांशिकता विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता और उनके समान लक्षणों के वंशागति या इनहेरिटेंस या उनके गुणों का स्थानांतरण उनके संतानों में होने की क्रियाविधि का अध्ययन करना ही क्या होता है? आनुवांशिकता विज्ञान या जेनेटिक्स। तो देखो, अभी हम लोग जाने कि माता पिता के गुण बच्चों में जाते हैं, लेकिन क्या हम लोग कभी गौर किए हैं कि एक ही पेरेंट से, एक ही जनक से उत्पन्न विभिन्न संतानों में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है कि नहीं? तुम्हारे भाई बहन में, तुम में, तुम्हारे बहन में, तुम में, तुम्हारे भाई में कुछ अंतर ज़रूर हम लोग पाते हैं। तो इन अंतरों को हम लोग कहाँ देखेंगे? विभिन्नता में। इनको क्या बोलते हैं? इन अंतरों को विभिन्नता। कि उसका रंग अलग होगा, उसका लंबाई अलग होगा दोनों का, या शारीरिक गठन अलग होगा, आवाज़ अलग होगा, मानसिक क्षमता अलग होगा। इस तरह का अंतर हम लोग देखते हैं कि अंतर पाया जाता है एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में। तो सारे गुण एक समान नहीं होते हैं, तो इसको ही हम लोग क्या कहेंगे? विभिन्नता आ गई। तो देखो, विभिन्नता क्या है? एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले इन अंतरों को विभिन्नता कहते हैं। अतः विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी जाति के अन्य सदस्यों से उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता दर्शाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये विभिन्नता आने का कारण क्या है। उस कारण के अनुसार दो प्रकार की विभिन्नता होती है। एक है जननिक विभिन्नता या जर्मिनल और जेनेटिक वेरिएशन, और दूसरा है कायिक विभिन्नता या सोमेटिक वेरिएशन। तो दोनों के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो जननिक विभिन्नता किसको कहेंगे? ऐसी विभिन्नता या वेरिएशन जनन कोशिकाओं या जर्मिनल सेल्स या गैमिट्स में होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन क्रिया होती है, उस समय जो जनन कोशिकाएं हैं या गैमिट्स फॉर्मेशन होता है, उस समय कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण ये वेरिएशन या ये विभिन्नता होती है। जैसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या में कमी या बढ़ोतरी होना, संरचना में, गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन होना, या जीन के गुणों में परिवर्तन, ये सभी कारण से
जननिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो ऐसी विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती हैं वो कुछ तो जन्म से प्रकट हो जाती हैं, जैसे आँखों का रंग जन्म के समय से ही दिखाई देने लगता है, बालों की प्रकृति, किसी का प्लेन या किसी का घुंघरैला, किसी का सीधा बाल होता है, कान की पाली, ईयर लोब है, किसी का जुड़ा हुआ, किसी का स्वतंत्र होता है। तो ये सभी जो अंतर है वो जन्म से दिखाई देती है, लेकिन कुछ अंतर ऐसे भी हैं जो जन्म से दिखाई नहीं देती है, जैसे शारीरिक गठन, शारीरिक लंबाई, कोई लंबा होगा कि नाटा होगा, ये बाद में हम लोगों को पता चलता है। तो ये जो जितने भी जननिक विभिन्नताएं हैं वो जैव विकास में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम लोग देखेंगे कि कायिक विभिन्नता किसे कहेंगे। तो ऐसी विभिन्नताएं गुणसूत्रों या जीन्स के गुणों में परिवर्तन के कारण नहीं होता है। इसके कई कारण हैं जिसके कारण ये होता है, जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव, जिसके कारण परिवर्तन आ जाता है जीवों में, उपलब्ध भोजन व पानी का अभाव, अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार, इन सब कारणों से विभिन्नता जब उत्पन्न होती है तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, कायिक विभिन्नता या सोमैटिक वेरिएशन। तो ये उपार्जित विभिन्नताएं हैं, एक्वायर्ड है, हम लोग इसको उपार्जन करते हैं और इनका जैव विकास में कोई महत्व खास नहीं। तो देखो, माता पिता के लक्षणों को उनके संतान तक या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किसका है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम के द्वारा होता है, क्योंकि गुणसूत्र पर क्या स्थित होते हैं, जीन्स, और जीन्स क्या से बने होते हैं, डीएनए द्वारा, इसलिए जीन्स के द्वारा ही वंशागत गुणों का निर्धारण होता है। तो गुणसूत्र के ऊपर स्थित जीन्स को अनुवांशिक इकाई, क्योंकि जीन्स ही वंशागत गुणों का निर्धारण करता है, इसलिए गुणसूत्र के ऊपर स्थित जीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक इकाई। अब देखो, एक गुणसूत्र में, एक क्रोमोसोम में 20,000 से भी ज़्यादा जीन्स होते हैं। अब हम लोग कुछ टर्म देखेंगे जो जीन से ही रिलेटेड है, जीन से संबंधित है, जैसे विशेषक या लक्षण, कैरेक्टर किसको कहेंगे, तो जीवों में व्याप्त विशेषताओं, बहुत सारे विशेषताएं जीव में, प्रत्येक जीव में पाए जाते हैं। तो इन विशेषताओं को, इन गुणों को हम लोग क्या कहते हैं, लक्षण, कैरेक्टर या विशेषक नाम से जानते हैं। जैसे लंबा कोई पौधा है, नाटा पौधा है, कोई घुंघराला केस है, सीधा केस है, काला है, गोरा है, ये सभी क्या है, कैरेक्टर है, लक्षण है। और प्रत्येक लक्षण के लिए नियंत्रण के लिए निर्दिष्ट जीन होते हैं, और कभी जिसको कि क्या कहते हैं, फैक्टर। जितने भी लक्षण होते हैं जीवों में उनके नियंत्रण के लिए क्या होता है, निर्दिष्ट जीन होता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर। तो जीन एक या एक से अधिक लक्षण का भी नियंत्रण कर सकता है। कभी कभी एक जीन एक या एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण भी कर सकता है, और कभी कभी अनेक जीन्स मिलकर भी एक लक्षण का नियंत्रण करता है। अब देखेंगे कि लोकस किसको कहते हैं। तो जितने भी जीन्स हैं उनका क्रोमोसोम पर एक खास स्थान होता है, जिसको क्या कहते हैं, लोकस। सभी जीन्स सब जगह नहीं मौजूद होंगे, अपने अपने स्थान पर स्थित होते हैं। तो लोकस किसको कहते हैं, निर्दिष्ट गुणसूत्र के किसी निर्दिष्ट स्थान पर स्थित खास जीन्स का स्थान होता है, जिसे लोकस कहते हैं। तो समजात गुणसूत्रों के जोड़े में विकल्पी लक्षण के जीन एक ही लोकस में होते हैं। जैसे ये देखो, लंबाई वाला जीन्स अगर इस क्रोमोसोम के इस क्रोमेटिड पे यहाँ पे है, तो दूसरा वाला भी इसके सामने यहाँ पे स्थित होगा। तो हमेशा अपने लोकस में ही स्थित होंगे जीन्स। और दूसरा देखो, एलील किसको कहेंगे, विभिन्न लक्षणों के कारक जो जीन्स के ऊपर होते हैं एवं जोड़े में पाए जाते हैं, एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे देखो, अगर लंबाई एक कारक है, फैक्टर है, तो लंबाई का जीन्स यहाँ और यहाँ आमने सामने स्थित होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलील।
तो एलील भी जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे अगर लंबाई के लिए जो एलील है वो टी कैपिटल टी से, ये दोनों अलग अलग विपरीत लक्षण के एलील है। एक है लंबापन और दूसरा नाटापन का जीन एलील जो है वो एक साथ है। और यहाँ पे दोनों एलील जो है वो क्या के को दर्शाता है, नाटापन का स्मॉल टी से। तो एलील का जो स्थिति है उसके अनुसार ये दो प्रकार की स्थिति इनमें हो सकती है, केस हो सकता है। एक है संयुग्मजी या होमोजाइगस। इसमें क्या होगा, जब जीन के दोनों एलील, अभी हम लोग देखें कि एलील हमेशा जोड़े में होगा, तो जब दोनों एलील एक समान हो, जैसे टी दोनों समान है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, बड़ा आर, छोटा आर, तो अगर दोनों समान एलील होंगे तो उसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। और जब दोनों जीन असमान एलील, जीन में दोनों एलील असमान अलग अलग होंगे तो उसको क्या कहेंगे, विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे एक देखो यहाँ पे बड़ा टी है और छोटा टी, बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई, और इसको हम लोग हाइब्रिड भी कहते हैं, जो हम लोग आगे जब मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे उस समय ये सब टर्म का ज़रूरत होगा। अब देखिए हम लोग की अनुवांशिक विभिन्नता और उनका संचयन। अनुवांशिक विभिन्नता कैसे आती है, कारण क्या है, और उनका कैसे संचयन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो जीवों के पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में संचरित होते रहते हैं, फिर भी संतान अपने जनक के बिल्कुल समरूप नहीं होते हैं। ये अभी हम लोग देखें, विभिन्नता में कई गुणों में जनक से भिन्नता पाई जाती है। और जीव अपने जनकों से समानता किस प्रकार से रखते हैं, क्या कारण है इसके लिए, क्योंकि जब लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है उस दौरान जीन का जो है, जब गैमिटोजीनेसिस होता है, गैमिट फॉर्म होता है, उस समय जीन का प्रतिलिपि या डुप्लीकेशन होता है, जीन का कॉपी बनता है, तो उस जो जनक से संतान में जाता है, जिसके कारण एक जीव जो है वो दूसरे अपना संतान से समानता रखता है। तो विभिन्नता का क्या कारण है कि एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता का कारण क्या है, जीन या डीएनए के प्रतिलिपि जब होती है, जब उसका कॉपी बनता है, जब डुप्लीकेशन होता है, उस समय कुछ न कुछ फेरबदल हो जाता है, जिसके कारण अनुवांशिक उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन होता है। और इसके कारण लैंगिक जनन के समय, और इसके कारण क्या होता है, वेरिएशन या विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। और दूसरा कारण क्या है, लैंगिक जनन के समय अनुवांशिक पुनर्योग या जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जो कि क्रॉसिंग ओवर के समय होता है, उसके कारण भी परिवर्तन आता है। तो हम लोग देखें कि वेरिएशन का कारण क्या है, अनुवांशिक उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन, और दूसरा कारण क्या है, अनुवांशिक पुनर्योग या जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो दोनों क्या है, जेनेटिक जीन म्यूटेशन या अनुवांशिक उत्परिवर्तन क्या होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो डीएनए में, जीन में, क्रोमोसोम में आता है, जिसके कारण जो जीव का फिनोटाइप है, फिनोटाइप मतलब बाहर से देखने में जो जीव दिखता है, जैसे लंबाई, कोई लंबा हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई गोरा है, कोई काला है, बाहर से देखने में जो कैरेक्टर है वो बदल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन। यानी डीएनए, जीन या क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अगर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक उत्परिवर्तन। और ये विभिन्नता के लिए जो अनुवांशिक उत्परिवर्तन है वो कच्चा पदार्थ के जैसा काम करता है, रॉ मटेरियल फॉर वेरिएशन, याद रखोगे तुम लोग। और दूसरा कारण क्या है, अनुवांशिक पुनर्योग या जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि अनुवांशिक पदार्थ जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है, जो क्या है हम लोग जानते हैं, डीएनए, तो उसमें फेरबदल होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये कब होता है, हम लोग देखे थे कोशिका विभाजन के समय, जब प्रजनन क्रिया के लिए मियोसिस 1 के पैकिटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, उस समय नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में, यानी एक माता और एक पिता के जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें फेरबदल होती है। यहाँ देखो हम लोग पढ़े थे
ये माता का क्रोमोसोम, ये पिता का, और दोनों एक दूसरे से क्रॉस किया है। क्रॉस होने के कारण क्या होगा, इसका जो क्रोमोसोम है वो टूट के इसके साथ जुड़ जाता है और इसका क्रोमोसोम टूट के इसके साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे गुणसूत्रों में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। और इस प्रकार ये जो परिवर्तन है वही विभिन्नता का कारण बन जाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है वो गैमीट फॉर्मेशन के समय गैमीट्स में चला जाता है, और जब गैमीट्स से युग्मक या जाइगोट का निर्माण होता है उस समय परिवर्तित गुणसूत्र जाइगोट में स्थानांतरित या ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जब जाइगोट से संतान या जीव डेवलप होता है, जीव बनता है, तो उनके वंशजों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नता आती रहती है और ऐसी विभिन्नताओं का संचयन होने लगता है, जमा होने लगता है ये विभिन्नताएं। जैसे देखो, अगर फर्स्ट पीढ़ी में थोड़ा कुछ वेरिएशन आया, थोड़ा सा विभिन्नता आया, तो दूसरी पीढ़ी में और कुछ भी वेरिएशन आएगा, तीसरी पीढ़ी में और कुछ वेरिएशन या विभिन्नता आएगा। इस तरह से जब 5000 पीढ़ी, 8000 पीढ़ी ऐसा पीढ़ी बीतता है तो क्या होता है, बहुत सारा वेरिएशन एक साथ जमा हो जाता है। तो इस प्रकार विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होकर नई जातियों का विकास कर लेती हैं। तो विभिन्नताओं या वेरिएशन के कारण नई जातियों की उत्पत्ति होती है, जिससे जीवों का क्रमिक विकास या इवोल्यूशन होता है। तो अभी भी हम लोग पढ़े थे कि जननिक जो विभिन्नताएं हैं वो जो है क्रमिक विकास में या इवोल्यूशन में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अभी हम लोगों का जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस मानव जाति का, तो होमोसेपियंस पहले से ही नहीं था, वो भी निरंतर क्रमिक विकास या इवोल्यूशन के फर्स्ट जो प्रजाति था हम लोगों का होमो हेबिलस, उसके बाद और कई प्रजातियां होमो इरेक्टस और क्या क्या प्रजाति बना, उसके बाद अभी होमोसेपियंस, और इसमें भी लगातार इवोल्यूशन आ रहा है जो अभी हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। कुछ समय बाद ज़रूर कुछ न कुछ नई प्रजाति उत्पन्न होगी। आनुवंशिकता संबंधी हम लोगों को जानकारी फर्स्ट किसने दी थी, ग्रेगर जॉन मेंडल। और आनुवंशिकता का क्या आधार है, किस प्रकार माता पिता के लक्षण, जनकों के लक्षण उनके संतानों तक पहुंचते हैं, इस ओर सबसे पहला ध्यान ग्रेगर जॉन मेंडल का ही गया था। तो आनुवंशिकता की प्रारंभिक जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। वे ऑस्ट्रिया के एक चर्च में पादरी का काम करते थे और 1858 ईस्वी से 1866 ईस्वी तक अपने चर्च के बगीचे में उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया। किसके ऊपर, मटर के पौधे के ऊपर उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया और उन पौधों के बीच में संकरण या क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन करा के प्रयोग करते रहे और उनसे प्राप्त परिणामों पर आधारित लेख 1866 ईस्वी में उन्होंने दिया कि संकरण के दौरान क्या परिणाम प्राप्त हुए, उन पे ही आधारित लेख उन्होंने दिया, जिसका नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम क्या था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और चूँकि यह एक स्थानीय पत्रिका थी, इसलिए उनका जो खोज था, उनका जो लेख था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और 1884 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो जब तक वो ये जिंदा थे उनके खोजों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मृत्यु के कई वर्षों बाद 1900 ईस्वी में हॉलैंड के हुगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेरमॉक ने स्वतंत्र रूप से ये खोज करते रहे, जिन आनुवंशिकता संबंधी खोज करते रहे और उन्होंने स्वतंत्र रूप से जो निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष जो था वो मेंडल के जैसा ही था। मेंडल ने जो परिणाम प्राप्त किया था कई वर्ष पहले, करीब करीब वैसा ही परिणाम इन लोगों को भी अलग अलग मिला। तो उन्होंने मेंडल का पुराना लेख जब पढ़ा, उस पर जब उनकी नज़र गई, तो उन आनुवंशिकता संबंधी जो उन्होंने मेंडल ने पहले ही जो जानकारी दे रखी थी, तो उनको ही इन लोगों ने
बढ़ावा दिया और उनके ही नाम पे उनके सिद्धांतों को मेंडलवाद नाम से प्रकाशित करवाया और उनके निष्कर्षों को हम लोग आज भी अनुवांशिकता का नियम या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में पढ़ते हैं। और चूँकि इतना बड़ा नियम देने वाले मेंडल अनुवांशिकता संबंधी इतना बड़ा जानकारी हम लोगों को दिए, इसलिए अनुवांशिकी का जनक इनको कहा जाता है, मेंडल को, फादर ऑफ जेनेटिक्स। याद रखोगे, तुम लोगों को 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो उन्होंने एक चीज़ हम लोग देखे यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन किया या संकरण किया। तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, यहीं पे देखते चलेंगे कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन किसको कहेंगे कि विपरीत लक्षणों के बीच। मटर का जो पौधा था उसमें हम लोग आगे देखेंगे कि कई विपरीत लक्षण थे। जैसे अगर मटर का लंबाई पौधे का देखा जाए तो एक तना जो था मटर का वो लंबा था, दूसरा जो था वो बौना था। और अगर मटर का दूसरा कैरेक्टर देखें तो मटर का कोई बीज जो था वो फूला हुआ था, कोई सिकुड़ा हुआ था, गोल था, कोई सिकुड़ा हुआ था। तो इस तरह से कई जोड़ी अभी हम लोग देखेंगे आगे कि कैरेक्टर, 7 जोड़ी कैरेक्टर जो था, लक्षण जो था, वो मटर के पौधों में उन्होंने खोजा था और उनके ऊपर ही उन्होंने काम किया था। तो विपरीत लक्षणों के बीच, जैसे अगर लंबाई एक लक्षण है तो लंबाई और उसका विपरीत लक्षण क्या होगा, नाटापन। तो लंबाई और नाटापन एक लक्षण अगर विपरीत लक्षण है तो उनके बीच निषेचन करा के जो संतान उत्पन्न हुआ उसको ही क्या कहेंगे, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग। समझे तुम लोग, विपरीत लक्षणों के बीच, सेम लक्षण नहीं। जैसे अगर लंबाई ले रहे हैं एक लक्षण, तो लंबाई क्या लेंगे, एक लंबा पौधा और दूसरा नाटा, तो उसको क्रॉसिंग करा के, क्रॉसिंग कराने का मतलब या हाइब्रिडाइजेशन कराने का मतलब कि दोनों के फूलों के बीच निषेचन करा के और तब निषेचन से जो रिजल्ट निकलेगा उसको ही, निषेचन कराने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और इस तरह से निषेचन के बाद जो संतान उत्पन्न होता है, जो नया बीज बनता है जिससे नया संतान उत्पन्न होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड, संकर या हाइब्रिड। ठीक है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि मेंडल ने जो अपना इतना बड़ा प्रयोग किया, इतने वर्षों तक का प्रयोग किया, उसके लिए उन्होंने मटर का पौधा का चुनाव किया। मटर का पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सैटाइवम। तो अपने प्रयोग के लिए उन्होंने मटर का पौधा का चुनाव क्यों किया, इसके क्या कारण थे, ऐसा भी क्वेश्चन तुम लोगों को आता है, तो इसको भी तुम लोग ध्यान दोगे। 1 नंबर कारण क्या है कि मटर का पौधा का जीवन चक्र अल्पकालीन या 1 वर्षीय होता है, जिससे परिणाम शीघ्र उनको मिलता रहा। तुरंत हाइब्रिडाइजेशन या निषेचन कराए और फिर उनसे बीज उत्पन्न हुआ, उस बीज को फिर से लगाए, फिर से प्रयोग किए, तो इस तरह से अल्पकालीन हो। अगर बहुत बड़ा जीवन चक्र होता, बहुत लंबा, तो रिजल्ट तुरंत नहीं मिल पाता। दूसरा देखो पॉइंट, मटर का फूल द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होने से क्या हुआ, उसमें आवश्यकता अनुसार, ज़रूरत के अनुसार स्वपरागन और परपरागन दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं आगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कराना संभव था। तीसरा पॉइंट क्या है, मटर के पौधे में विपरीत लक्षणों, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के 7 जोड़े पाए गए। अभी हम लोग देखें 7 जोड़ा कैरेक्टर क्या है वो हम लोग देखेंगे। और चौथा पॉइंट क्या है, इसमें प्रजनन अंग बड़े होते हैं मटर में, तो जिससे प्रयोग करने में सुविधा होती है और उद्यान में आसानी से ये कृषि योग्य पौधा। अब देखो 7 जोड़े विपरीत लक्षण क्या क्या थे। जैसे अगर तने का ऊंचाई देखा जाए, लंबाई देखा जाए, तो एक लक्षण उसमें क्या था, लंबा, और उसका विपरीत लक्षण क्या था, बौना। एक पौधा जो था वो लंबा था 6 से 7 फीट जैसा, और बौना जो था 9 से 18 इंच जैसा। तो इसमें से देखेंगे हम लोग कि इधर में देखो प्रभावी दिया हुआ है और दूसरे साइड में अप्रभावी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर दोनों के बीच
निषेचन कराया गया, तो जो फर्स्ट पीढ़ी था, पहला जो संतान प्राप्त हुआ, अगर जनक पौधों के बीच निषेचन कराया गया तो पहला जो संतान था वो कैसा मिला? सारा संतान क्या मिला? लंबा। तो इसलिए इसको लंबा वाला, इस साइड में जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी लक्षण हैं, वो सभी क्या है? प्रभावी। ठीक है, तो प्रभावी किसको कहेंगे? जिसका प्रभाव फर्स्ट पीढ़ी में दिखाई देता है उसको प्रभावी, और जिसका प्रभाव छुप जाता है, दब जाता है, उसको क्या बोलेंगे? अप्रभावी। तो यहाँ पे लंबा प्रभावी था और बौना क्या था? ऊंचाई में अप्रभावी। दूसरा लक्षण देखो, फूल की स्थिति। फूल की स्थिति कैसी? एक है अक्षीय और दूसरा अंतस्थ। तो एक जो टिप पे होता है और एक जो जहाँ से नोड निकलता है अक्ष में, वहाँ पे फूल रहता है। तो दोनों अपोजिट कैरेक्टर, दोनों विपरीत लक्षण ये थे। इसके बाद बीजावरण का रंग। बीजावरण का रंग, बीज का जो खोल होता है वो एक में भूरा था, दूसरे में सफ़ेद। तो भूरा क्या था? प्रभावी। सफ़ेद क्या था? अप्रभावी। छिमी का रंग, जो छिमी जो थी, छिमी की आकृति कैसी थी? एक फूली हुई, दूसरा संकुचित। देखो यहाँ भी तुम लोगों के बुक में भी दिखाया हुआ है, फूली हुई आकृति और संकुचित आकृति। तो इस तरह का कैरेक्टर बहुत सारा था। फूली हुई को राउंड दिया है यहाँ, और झुर्रीदार या रिंकल्ड यहाँ दिखाया है, तुम लोग देखो अच्छे से। और 7 नंबर क्या था? बीज पत्र का रंग पीला और हरा। कलर देखो यहाँ पे येलो, और एक दूसरा जो मटर का पौधा था वो कैसा था? हरे रंग का। और छिमी का रंग कैसा था? छिमी 7 कैरेक्टर हम लोग देख लिए। तो इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर था, अपोजिट कैरेक्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विपरीत लक्षण, जिसमें एक लक्षण जो था प्रभावी था, जो कि फर्स्ट पीढ़ी में दिखाई दे रहा था, और दूसरा जो था वो अप्रभावी लक्षण था, जो फर्स्ट पीढ़ी में दिखाई नहीं दे रहा था। तो मेंडल जो इन पौधों पर प्रयोग किए, उसमें उन्होंने क्या क्या स्टेप में प्रयोग किए, क्या क्या चरण थे उनके, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? तद्रूप प्रजनन या ट्रू ब्रीडर का चुनाव किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया प्रयोग के लिए? सबसे पहले ट्रू ब्रीडर्स मतलब जो शुद्ध रूप था। जैसे लंबे पौधे को अलग लगाते गए 2-3 पीढ़ी तक, तो अब उनसे जो पौधा मिल रहा था उनको, वो कैसा होता था? लंबा। उसमें नाटापन नहीं था, सिर्फ लंबा ही पौधा मिल रहा था। और बौने जो नाटा पौधा था उससे सिर्फ नाटा, 2-3 पीढ़ी तक बिल्कुल अलग लगाए उन पौधों को। तो दोनों पौधों से एकदम शुद्ध लंबा और शुद्ध नाटा पौधा मिल रहा था, तब उनको क्या बोला गया? ट्रू ब्रीडर्स। तो सबसे पहले उन्होंने ट्रू ब्रीडर्स का चुनाव किया। नेक्स्ट क्या किया कि दोनों जो ट्रू ब्रीडर्स थे, जैसे अगर लंबाई लिए हैं तो ऊंचाई लिए हैं पौधे का, तो एक लंबा और एक बौना पौधा, दोनों के बीच संकरण या क्रॉसिंग कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, जिससे प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो F1 पीढ़ी क्या होता है? फर्स्ट पीढ़ी। अगर जनक का क्रॉसिंग करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं 2 शुद्ध जनक के बीच में, तो पहली पीढ़ी में जो उत्पन्न संतान होती है उसको क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी। तीसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया कि F1 पीढ़ी से जो संकर पौधे प्राप्त हुए उनमें क्या कराया? स्वपरागन। और स्वपरागन करा के F2 पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी के संतान मिले उनसे। तो इनसे जो प्राप्त परिणाम मिले, F1 और F2 पीढ़ी से जो परिणाम उनको दिखाई दिया, जो परिणाम मिला, उसके आधार पर वे कुछ निष्कर्ष निकाले, और इन्हीं निष्कर्षों को हम लोग मेंडल्स नियम के नाम से जानते हैं, पढ़ते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, जिसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।